गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। सो वी आर डिस्कसिंग एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज़। तो हम एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज़ पढ़ रहे थे। इसी टॉपिक में एक और छोटा सा टॉपिक है, द साइज़ ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ओके, सी दिस इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का साइज़ देखते हैं वो किस तरह से होता है या उसकी रेडियस किस तरह से होगी। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? पहले एटम्स एंड आयन्स विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो एटम या आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन, ये देखो O2 माइनस F माइनस Na प्लस एंड Mg2 प्लस। O का एटॉमिक नंबर 8 है और 2 माइनस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्लोरीन में 9 और एक और इलेक्ट्रॉन 10। सोडियम में Na प्लस है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की वजह से 10 हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो जाएगा। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है एंड 10। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हम इसको बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम। अब हम इनकी रेडियस की कंपैरिजन करेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का रेडियस किस तरह से होगा। सो कंपैरिजन ऑफ रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देयर रेडियाई वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। इनकी रेडियस में फ़र्क होता है क्योंकि इन सब में न्यूक्लियर का चार्ज अलग अलग है। अभी न्यूक्लियर का चार्ज कैसे देखो ज़रा, सी O2 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, F माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, Na प्लस 10 एंड Mg2 प्लस 10। सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनमें प्रोटॉन का नंबर अलग अलग है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, फ्लोरीन में 9 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है, सोडियम में 11 और मैग्नीशियम में 12। ठीक है, तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उसकी साइज़ सबसे छोटी होगी। तो देखो मैग्नीशियम में न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है 12, तो इसका साइज़ सबसे छोटा होगा। फिर 11 वाला सोडियम, फिर 9 वाला एंड सबसे 8 में 8 वाला। तो देखो मैग्नीशियम 2 प्लस सबसे छोटा साइज में, Na प्लस, फिर फ्लोरीन माइनस, फिर O2 माइनस। ओके, और मैंने आपको बताया था पॉजिटिव वाला जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही साइज में छोटा भी होगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा साइज इज़ मोर। ओके, सो ये है इसका रीज़न। द कैटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव ए स्मॉलर रेडियस। कैटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, विच विल हैव ए स्मॉलर रेडियस बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। क्योंकि जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में, उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। ओके, ने इसी में देखो एनायन विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज, एनायन विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव द लार्जर रेडियस। जिसमें ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका रेडियस भी लार्जर होगा। इन दिस केस द नेट रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल आउटवे। इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ जाएगा और न्यूक्लियर चार्ज उसका कम हो जाएगा। इन द आयन विल एक्सपांड इन साइज, और उसका साइज बढ़ जाएगा। ओके, ये था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नेक्स्ट वी विल डिस्कस आयनाइजेशन एंथैल्पी। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? इट रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। देखो अगर कोई एटम है गैसियस कंडीशन में है, कोई एटम जैसे X कोई एटम है, ये गैस फॉर्म में है, इसमें से हम अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, देखो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद इसके पास आएगा X प्लस, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ये इसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम डेल्टा H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। देखो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर मोल, एक मोल के लिए। देखो ये पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करना है, यहाँ से बाहर निकालना है। तो इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आपको ज़रूरत पड़ेगी उसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, मतलब उसको आयन में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम दे रहे हैं अलग से, वही आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। सो इसको हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप सिंगल इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे इट इज़ नोन एज डेल्टा H1। H1 मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा है, ये एंथैल्पी का सिंबल है H। अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो हम इसको बोलेंगे डेल्टा H2। तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद इसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा,
तो पॉजिटिव चार्ज में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा, मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी जा चुका, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरीके से थर्ड इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे तो X2+, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब डेल्टा H3, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको और भी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो ये इस तरह से X3+ कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, एनर्जी आपको हमेशा लगानी पड़ेगी। सो डेल्टा H1 इज़ लेस देन डेल्टा H2 इज़ लेस देन डेल्टा H3। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इज़ लेस, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा एनर्जी और थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी। इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया है। ओके, सो अब हम पीरियड्स में बात करते हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या रहेगा। सो इन पीरियड्स द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीज एज वी गो अक्रॉस ए पीरियड। अगर आप पीरियड में चलते हो लेफ्ट से राइट की तरफ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ती है। देखो ये पीरियड 2 है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड सो ऑन, है ना। तो लिथियम में 520 किलो जूल पर मोल चाहिए, एक मोल के लिए 520 किलो जूल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। एंड बेरिलियम 899 किलो जूल पर मोल, देखो एनर्जी बढ़ गई। बोरॉन 801, देखो बेरिलियम और बोरॉन लेफ्ट से राइट बढ़ती, लेकिन बेरिलियम की ज़्यादा है, बोरॉन की कम है। इसका रीज़न हम देखेंगे। फिर बढ़ी कार्बन, फिर 402, फिर यहाँ से कम हुई है इन दोनों में, एंड देन बढ़ रही है। तो जनरल अगर हम बात करें तो लेफ़्ट से राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। ओके, अब इसका रीज़न क्या है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करेंगी, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट रीज़न है यहाँ पर साइज़ ऑफ द एटम, एटम का साइज मैंने आपको बताई। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 by साइज, मतलब अगर साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी। साइज इंक्रीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। ओके, अगर साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है, अगर साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों है, इसका रीज़न समझते हैं हम। देखो, टू अंडरस्टैंड दिस ट्रेंड वी हैव कंसिडर 2 फैक्टर। हमको 2 चीज़ें समझनी होंगी। द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कितना है, और रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कितना। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन चेक करेंगे हम, और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हम चेक करने वाले हैं। सो देखो, अब हम देखते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिसको हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जेड इफेक्टिव इज़ लेस देन एक्चुअल चार्ज। जो ओरिजिनल चार्ज जो होता है वो थोड़ा उससे कम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब ओरिजिनल चार्ज थोड़ा सा कम होगा, जितना हम देख रहे हैं उससे थोड़ा सा ऑलवेज कम होता है। क्यों होता है, ड्यू टू शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये आपको मैंने पहले भी समझाया था। देखो, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से चार्ज कम हो जाता है। सी द एग्जाम्पल ऑफ लिथियम, लिथियम का एग्जाम्पल देखो। लिथियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s1। तो ये जो 1s, ये जो s वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये शील्ड की तरह काम कर रहे हैं, है ना, इस 2s1 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए। तो 1s इलेक्ट्रॉन शील्ड बाय 2s इलेक्ट्रॉन शील्डेड बाय 1s इलेक्ट्रॉन। तो इसका लिथियम का एक्चुअल चार्ज कितना होता है, +3 होता है। नेट पॉजिटिव चार्ज जो है वो +3 से ज़्यादा है ना। तो एक्चुअल चार्ज तो +3 है, लेकिन जो जेड इफेक्टिव है वो +3 से थोड़ा सा कम है। ओके, तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ये शील्डिंग की तरह काम करेंगे और पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा कम कर देंगे। फुल पॉजिटिव चार्ज बाहर नहीं आ पाएगा, ये इसको एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो शील्डिंग इज़ इफेक्टिव व्हेन इनर शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। शील्डिंग कब इफेक्टिव होती है, जब ये अंदर वाले शेल पूरी तरीके से फिल होते हैं। देखो, अंदर वाला शेल पूरा भरा हुआ है ना, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। तो जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से भरे होंगे तो शील्डिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी। जितनी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्टिव होगी, पॉजिटिव चार्ज उतने अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। ओके, सो आप ये अनदर सी दिस ट्रेंड, सी दिस इज़ द वैल्यू ऑफ जेड। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, जेड मतलब इसका न्यूक्लियर चार्ज 3 है, 4, 5 लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ओके, सो सी
इसका 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखा हुआ है सभी का। सो अब लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ क्यों रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल। देखो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है, ये दूसरे वाले 2s1 2s2 ये 2p1 सेकंड शेल ही चल रहा है, ये दूसरा ये 2 शेल नंबर है, आगे वाला शेल नंबर। इलेक्ट्रॉन जो है शेल सेकंड शेल में ही ऐड हो रहा है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल, शील्डिंग इज़ नॉट इंक्रीज, शील्डिंग नहीं बढ़ रही, शील्डिंग तो उतनी ही है 1s, ये 1s वाले की शील्डिंग कहलाएगी, ये इनर शेल वाला 1s1, इसमें सभी में 1s है, 1s2 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 ये शील्डिंग कर रहा है, तो शील्डिंग तो उतनी ही है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज है बढ़ा। देखो इधर 3 का चार्ज है, 4 5 एक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज, तो शील्डिंग इज़ नॉट इंक्रीज, शील्डिंग नहीं बढ़ रही बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है न्यूक्लियस का, इसलिए वहाँ से उसको रिमूव करने में हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी। ओके, एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड। अगर हम ऊपर से नीचे की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब अगर आप ग्रुप्स में बात करोगे, वर्टिकली जाओगे टॉप टू बॉटम, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। सी इन ग्रुप्स, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, ये पीरियड 2 है, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5 एंड पीरियड 6 किलो जूल पर मोल में होती है। 520, देखो फिर 520 से सोडियम के लिए थोड़ी कम हो गई 496, फिर देन और कम हो गई 419, देन 403, देन 374। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ओके, आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली डिक्रीज डाउन द ग्रुप। व्हाट इज द रीज़न, देखो इसका रीज़न क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजिंगली फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखो जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है क्यों, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे पीरियड 2 है, मतलब इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, इसमें 4 शेल है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। देखो ये लिथियम में 2 शेल है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस थोड़ी कम है। थर्ड शेल में देखो 1 शेल बढ़ गया, मतलब डिस्टेंस बढ़ गई। पोटेशियम में देखो 4 शेल हैं, डिस्टेंस बढ़ गई। वैसे ही रूबिडियम में 5 शेल है और सीजियम में 6th शेल है। तो जितने ज़्यादा शेल होंगे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन भी कम होगा, है ना, दूर दूर रहेंगे तो अट्रैक्शन कम होगा और इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करना आसान रहेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाएगी। सेकंड है इंक्रीज्ड शील्डिंग, इंक्रीज इन शील्डिंग आउट बाय द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करना और भी आसान रहेगा। ओके, सो इंक्रीजिंग शील्डिंग आउटवे द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये 2 रीज़न आपको पता होने चाहिए ग्रुप्स में, व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ओके, नेक्स्ट है एनोमोली। एनोमोली मतलब कुछ एक्सेप्शन है। एनोमोली एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है, देखो जेड, पहले हम पीरियड्स में बात करें। ओके, सी दिस एनोमली मतलब है यहाँ पर एक्सेप्शन। ओके, देखो Z इज इक्वल टू 4 और Z इज इक्वल टू 5। बेरिलियम में इसका एटॉमिक नंबर 4 है और इसका 5 है, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ में आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है और बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। ऐसा क्यों, वो मैंने बताया था आपको, है ना। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है इन पीरियड्स में, लेकिन बेरिलियम की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन। ऐसा क्यों, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक वी चेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s2, इसमें 1s2 2s2 एंड 2p1। तो यहाँ पर एक पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता है। सो व्हाट इज़ दिस पेनिट्रेशन इफेक्ट, क्या होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव कर रहे हो। देखो बेरिलियम में आपको इस S वाले से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और बोरॉन में हम P वाले से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो किस सब शेल से या किस शेल से या किस शेल से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं ना, किस सब शेल। तो S वाले से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, P वाले में थोड़ी कम,
डी वाले में थोड़ी कम और एफ वाले में सबसे कम। तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर है। 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन इज मोर शील्डेड। देखो इसमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है। ये 2p वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट कम है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम है। तो यहाँ पे 5 प्रोटॉन का चार्ज है, बट यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से इसमें न्यूक्लियर चार्ज फुल एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा। देयरफॉर इट इज़ ईजियर टू रिमूव द 2p इलेक्ट्रॉन। तो इस 2p इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है एज कम्पेयर टू दिस s वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना, है ना, फ्रॉम बोरोन कंपेयर टू द रिमूवल ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेरिलियम। ठीक है, दिस इज बेरिलियम। बेरिलियम। सो पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से हम इस एस वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू 2p इलेक्ट्रॉन। इस p वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा आसान होता है, इसीलिए बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बोरॉन। ये मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था ना, ये ऑर्डर देखो, ये लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, लेकिन लिथियम से बेरिलियम की बढ़ी 899, बट बोरोन की फिर से कम हो गई। तो बेरिलियम और बोरोन में ये रीज़न है ना, इस एक्सेप्शन का, इस अपवाद का। नेक्स्ट है एक और अपवाद आप देख सकते हो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। इसमें 402 है और इसमें 1314 है ना। तो ये लेफ़्ट से राइट बढ़नी चाहिए, लेकिन ये नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाने पर कम हो गई। ये इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न हम समझ लेते हैं। सी दिस नाइट्रोजन 402 और ऑक्सीजन की 1314 है ना। तो नाइट्रोजन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ऐसा क्यों? सो सी दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप सबसे पहले चेक करो। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, 1s2, 2s2 एंड देन 2p3। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इस p वाले में, इस तरह से। दिस इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। मैंने बताया था हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला कंसेप्ट। सो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। एंड ऑक्सीजन में देखो 1s2, 2s2 एंड 2p4 लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑक्सीजन का है जो 2p4 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज़ लेस स्टेबल। ओके, नेक्स्ट इसके रीज़न क्या है? सो 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन रिसाइड्स इन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल में। वेयर इज इन ऑक्सीजन एटम 2 ऑफ इट्स 2p इलेक्ट्रॉन मस्ट ऑक्यूपाई द सेम 2p ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। देखो ये यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है इस वाले ऑर्बिटल में, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या है, मतलब इसमें और इसमें यहाँ पर रिपल्शन इंक्रीज़ हो रहा है। रिपल्शन इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। रिपल्शन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है, और अट्रैक्शन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होता है। सो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये स्टेबल है, ये स्टेबल से अनस्टेबल नहीं होना चाहता। अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो अनस्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल से अनस्टेबल नहीं होना चाहता, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ओके, सो दिस इज़ all about ionization enthalpy. This is the most important topic. You have to read this topic, and in our next topic we will discuss electron gain enthalpy. Okay, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? ओके, सो वॉट एवर वी लर्न प्लीज़ रीड इट, मेक यूर नोट्स. जो मैंने पढ़ाया उनके सारे नोट्स बना लें. ओके, एंड नेक्स्ट सेशन we will discuss electron gain enthalpy. Okay, so this is enough for today. Okay, आज के लिए इतना ही. थैंक यू, शुक्रिया सभी का. बाय.